मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमने चैप्टर 10 को शुरू किया था और आज हम चैप्टर 10 के सेक्शन 144 से 148 तक पढ़ेंगे। आप सबका नो द लॉ चैनल में स्वागत है। तो इससे पहले कि मैं विषय पढ़ाऊँ, आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि यदि चैनल आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि मेरी बात या लेक्चर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। तो अब मैं विषय पर आता हूँ। सेक्शन 144 क्या कहता है और उसमें क्या स्थिति पैदा होती है, कब क्या होता है कि पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, यानी जब उपद्रव, जिसको न्यूसेंस हिंदी में कहोगे, उपद्रव हिंदी में कहोगे, न्यूसेंस अंग्रेजी में कहोगे, या आशंकित खतरे की बहुत ज़रूरी मामले में आदेश जारी करने की शक्ति, ये सेक्शन कहता है 144। और इसमें क्या कहता है कि उपद्रव या आशंकित खतरा बहुत ज़रूरी मामले में आदेश जरूरी करने की शक्तियाँ किस किस को हैं? 3 आदमियों को ये शक्तियाँ हैं, डीएम, एसडीएम या राज्य सरकार द्वारा स्पेशल शक्ति दिया हुआ कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट। जब ये तीनों पर्याप्त कारणों से संतुष्ट हो जाते हैं कि तुरंत, यानी तीनों के माने तीनों में से एक कोई भी जारी कर सकता है, संतुष्ट हो जाते हैं कि तुरंत निवारण या उपचार, यानी स्पीडी रेमेडी और इमीडिएट प्रिवेंशन ज़रूरी है, तो वो धारा 134 के अनुसार सर्विस एंड नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर तामील या अधिसूचना जारी करके उस व्यक्ति को किसी कार्य को न करने या उसके कब्जे या प्रबंधन की जायदाद के बारे में ऑर्डर दे सकता है, जिसमें वो समझता है कि ऐसे ऑर्डर से बाधा, अक्षोभ यानी अनायंस या अक्षति का, मानव जीवन के स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे का, या लोक प्रशांति में पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और या हंगामा है राइट, RIOT राइट सेक्शन 148 IPC, और एफरे सेक्शन 168 IPC, यानी दंगे का निवारण हो जाए। अब दंगे की स्थिति क्या है, आप 144 में और 145 में दोनों में थोड़ा सा एक बात देखेंगे कि एक ग्रुप जो है ज़मीन पर अपना कब्जा कर रहा है, दूसरा जो है ये कह रहा है कि ये हमारा कब्जा है। तो एक आकर के कहता है कि हम 30 तारीख को इस ज़मीन के ऊपर कब्जा करेंगे, जिस भाई की हिम्मत हो आ जाए। दूसरे कहते हैं कि ठीक है, हम देखते हैं कि आप कैसे क्या करते हो। तो दोनों ग्रुप जो है तनातनी हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन को रोकने के लिए, क्योंकि इसमें उपद्रव संभावित है, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ज़मीन का टुकड़ा कोई शामिलात का हो, सरकार का हो, और 2 ग्रुप अन्य जातियों के या 2 धर्मों के लोग जो है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए इस तरह का उपद्रव या न्यूसेंस फैलने की आशंकित खतरा हो। तो इन हालात के अंदर जो है धारा 144 लगाई जा सकती है, जहाँ पर 4 या 4 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इसका आदेश यदि आपात स्थिति में पास किया है तो ये लगता है कि सम्मन समय सीमा के अंदर तामील नहीं हो सकता, तो एक तरफा कार्रवाई की जा सकती है। और इसको स्पष्ट रूप ये है कि जब ये दिखता है कि मतलब तामील जो है करवाने में समय लगेगा और उससे जो इतने तक झगड़ा हो सकता है या कोई खतरा हो सकता है, तो एक तरफा कार्रवाई करके भी ऑर्डर की सूचना दी जा सकती है। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है, इसके तहत आदेश किसी व्यक्ति विशेष को किसी विशेष स्थान जहां वो निवास करता है या जहां उस स्थान पर आने जाने व्यक्तियों का या आम जनता जो उस स्थान पर आती जाती रहती है, फ्रीक्वेंटली विजिट जो है लोगों का जहां है, यानी उस एक आदमी को भी और जनसमूह को भी आदेश दिया जा सकता है। और 1981 सुप्रीम कोर्ट 2198 गुलाब अब्बास वाला केस इम्पोर्टेंट है। गुलाब अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें ये कहा गया है कि ये ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव है, ना कि जुडिशल या काशी जुडिशल, और अगर फंडामेंटल राइट का हनन है तो इसकी रिट लाई करती है। अब इस धारा के तहत दिया गया आदेश 2 माह तक लागू रहेगा, ये सब सेक्शन 4 कहता है। परंतु राज्य सरकार यदि मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के खतरे में
प्रिवेंट करने के लिए या हंगामा या दंगा रोकने है तो ये समझती है कि खतरा है तो नोटिफिकेशन कर सकती है, और अतिरिक्त अवधि जो नोटिफिकेशन में दे वो लागू रहेगा। तो किंतु यह अतिरिक्त अवधि 6 माह से अधिक उस तिथि से नहीं होगी। इस प्रकार से सब सेक्शन 4 के तहत जो है सरकार इसको बढ़ा सकती है। और सब सेक्शन 5 क्या कहता है कि एनी मैजिस्ट्रेट यानी कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी की दरखास्त या खुद के मोशन पर, सुमोटो, स्व प्रेरणा पर, या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर आदेश को रिसाइंड कर सकता है, विखंडित कर सकता है, एल्टर कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, और उसने स्वयं या उसके अधीनस्थ किसी, चाहे वो ऑर्डर उसने पास किया है, चाहे उसके अधीनस्थ किसी कर्मचारी ने, मैजिस्ट्रेट ने किया है, या उसके पद पूर्ववर्ती प्रेडिसेसर ऑफिसर ने दिया हो। यानी तीनों ही सूरत में, चाहे उसने किया हो, चाहे उसके अधीनस्थ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दिया हो, या उसके प्रेडिसेसर ने दिया हो, तो दैट कैन बी रिसाइंडेड और एल्टर्ड। और 6 क्या कहता है कि राज्य सरकार उपधारा 4 के परंतुक यानी प्रोवाइडेड जो दिया है उसके अनुसार अपने द्वारा दिए आदेश को या तो ऑन इट्स ओन मोशन, सुमोटो, या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर रिसाइंड और एल्टर कर सकती है। यहाँ पर जो है मतलब उससे पहले वाले में क्या था कि मैजिस्ट्रेट रिसाइंड कर सकता है, यहाँ पर क्या है कि सरकार रिसाइंड कर सकते है। जो 6 महीने वाली बात थी, यानी उस आदेश को सरकार रिसाइंड कर सकती है, सरकार एल्टर कर सकती है। और इसके ऊपर जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1971 सुप्रीम कोर्ट 1667 इस सेक्शन के तहत अनेक ऑब्जेक्शंस उठे, यानी सेक्शन 6 के सब सेक्शन 6 के ऊपर अनेक ऑब्जेक्शन उठे, और उनको मीट आउट करने के लिए ये न्यू सेक्शन जो है वाज इंसर्टेड बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। अब सब सेक्शन 7 की बात हम करते हैं, जहाँ 144 के सब सेक्शन 5 और 6 के तहत जब कोई आवेदन मजिस्ट्रेट या सरकार जिसको भी मिलता है तो उस आवेदन को या तो स्वयं या वकील के माध्यम से, यानी वो वकील या पार्टी पेश होकर के अपनी बात कहे और आदेश के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर दिया जाएगा उसको, और इसके बाद मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार उस आवेदन को वोली और इन पार्ट यानी पूर्णता या अंशतः नामंजूर कर सकती है, और अपने आदेश में मजिस्ट्रेट जिन कारणों से उसको रद्द करता है वो लेखबद्ध करेगा, यानी इन राइटिंग जो है उसके को खारिज करेगा। अब जो है इस तरह की बातें, मतलब जैसे स्पीच और एक्शंस लाइकली टू ट्रिगर कम्युनल एंटागोनिज्म एंड हेट्रेड, यानी किसी के भाषण से जनता के अंदर घृणा या नफरत या आगजनी या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या है। प्रवीण भाई तोगड़िया का केस जो है वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण भाई तोगड़िया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि जाति रंजिश के ऊपर जो है, यानी पॉलिटिकल रंजिश के ऊपर जो है, किसी के फंक्शन को ना रोका जाए, लेकिन यदि इमरजेंट कारण है और इमरजेंसी है, कुछ घटना घट सकती है, तो उन सारी बातों के ऊपर विचार करके ही मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर पास करे। अब 1970 पटना 102 यही अथॉरिटी जो है 1970 क्रिमिनल लॉ जनरल 484 में रिपोर्टेड है कि वायलेशन ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर, जब मजिस्ट्रेट ने कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास कर दिया तो उसके ऊपर क्या होगा कि मजिस्ट्रेट कैन नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस हु पास्ड इट। वो मजिस्ट्रेट जिसने इस ऑर्डर को पास किया था वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, बल्कि उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैज़ टू प्रेफर ए कंप्लेंट, उसको शिकायत करनी पड़ेगी अबाउट इट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 195(1)A CRPC। तो अब इस तरीके से मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये धारा 144 जो है हमने ख़त्म की। अब एक दूसरा सेक्शन 144A जो है ना, वो इंसर्ट किया है पार्लियामेंट ने, और उसमें क्या है, पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन पोजेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स, यानी शस्त्र सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की सख्ती, किस तरीके से उसको रोका जा सकता है।
ये सेक्शन जो है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इट वाज इंसर्टेड बाय एक्ट नंबर 25 ऑफ 2005। अब 2005 के अंदर जो है ये इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन आज तक इसको उस रूप में नोटिफाइड नहीं किया गया। इफेक्टिव डेट येट टू बी नोटिफाइड। तो इसलिए इसके ऊपर जो है जोर देने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 144A को हम छोड़ देते हैं और अब हम 145 के ऊपर आते हैं। 145 क्या कहता है? इससे पहले के 145 की बात की मैं वो करूँ, 144 पर मैं एक लाइन आपको बता देना चाहूँगा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या था 144A का। इन ऑर्डर टू कर्ब द मिलिटेंट एक्टिविटीज़ ऑफ सर्टेन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, a need has been felt to strengthen the hands of the state authorities for effectively checking communal tension and foster a sense of complete security in the minds of the members of the public. This clause therefore seeks a insert a new section 144A in the code to enable the district magistrate to prohibit mass drill or training with arms in public places. तो इसका बिल जो है ये गजट ऑफ इंडिया में जो है 9/5/1994 को दे दिया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव डेट येट टू बी नोटिफाइड है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब सेक्शन 145 के ऊपर आते हैं हम कि 145 में क्या कहता है कि प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, जहाँ भूमि या जल से संबंध विवादों को शांति भंग होना संभाव्य है, वहाँ क्या प्रक्रिया की जाएगी। तो इसके अंदर जो है शब्द है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। व्हेन एवर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर और अपॉन अदर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पुलिस की रिपोर्ट से या किसी अन्य सूचना से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये विश्वास हो जाता है कि किसी भूमि या जल के बारे में उसकी मतलब ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कोई झगड़ा होने का, ब्रीच ऑफ पीस होने का अंदेशा है, तो वो क्या करेगा, ही विल पास एन ऑर्डर इन राइटिंग। फिर वो राइटिंग में एक आदेश पास करेगा और उस सारे के अंदर जो है वो ग्राउंड देगा जिनके कारण वो संतुष्ट हुआ है, और पार्टीज़ को अपने सामने बुला करके कोर्ट में या अपने वो पार्टी खुद में आए या वकील के माध्यम से आए, स्पेसिफाइड डेट दी जाएगी, स्पेशल डेट दी जाएगी निश्चित तिथि पर, वो चाहे खुद आए चाहे वकील के माध्यम से आए, और विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावे लिखित में देंगे। जब ये बात हो जाएगी तो उसके बाद सब सेक्शन 2 है। सब सेक्शन 2 के अंदर जो है ना कहा गया है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक्शन द एक्सप्रेशन लैंड और वाटर, यानी इस सब सेक्शन 1 के बारे में जहाँ पर लैंड और वाटर शब्द आया तो उसका ये बताया गया कि लैंड और वाटर में क्या क्या चीज़ शामिल होंगी। इसके अंदर बिल्डिंग शामिल होगी, मार्केट शामिल होगी, फिशरीज शामिल होंगे, और उस ज़मीन के ऊपर खड़ी हुई क्रॉप जो है वो शामिल होगी, उसका प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, ज़मीन से जो लाभ है, उपज है, रेंट है, प्रॉफिट है, वो सारे के सारे उस प्रॉपर्टी से संबंधित हैं। ये सारे के सारे इसमें डिफाइन किए गए हैं। तीसरी बात क्या कही है इसमें कि इस आदेश की एक प्रति की तामील समनों की तामील के लिए उन व्यक्तियों पर की जाएगी जिनके खिलाफ आदेश पास किया गया है, जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्देश करे, और कम से कम एक प्रति विवाद की विषय वस्तु पर या उसके निकट किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी। यानी दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट कि कौन वहाँ पर जो है जब तामील कराई जाती है तो एक प्रति वहाँ ऐसे सार्वजनिक स्थान पर लगाई जाए जो सहज दृश्य हो हर आदमी को, और उसका ये उसके कि नहीं सूचना हुई थी। तो इस प्रकार से सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट जब विवाद की विषय वस्तु के पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार का गुण अवगुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उस कथन को जो ऐसे पेश किए गए हैं ध्यान से पढ़ेगा और पक्षकारों को सुनेगा, ऐसे सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाएं, और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो वो भी लेगा जैसा कि वो ज़रूरी समझे। यदि संभव हो तो ये निर्णय करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा 1 के अधीन
उसके द्वारा दिए गए आदेश की तिथि पर विवाद की वस्तु पर कब्जा रखता था। यदि रखता था तो वो कौन सा पक्षकार था, और इसका प्रोवाइडेड दिया है। परंतु क्या होगा, परंतु यदि मैजिस्ट्रेट को ये प्रतीत हो जाए, यानी ये बात उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि कोई पक्षकार उस तिथि को जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना मैजिस्ट्रेट को मिली थी, ठीक पूरे 2 मास के अंदर या उस तिथि के पश्चात उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तिथि से पहले जबरदस्ती या सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है, तो वो ये मान सकता है कि इस प्रकार का बेकब्जा किया गया पक्षकार था। मानो पक्षकार उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश को तिथि को कब्जा रखता था। तो इस प्रकार से सब सेक्शन 5 क्या कहता है, सब सेक्शन 5 कहता है कि जो ये ऑर्डर है इस धारा का, उनके हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को जो उसमें और संबंध रखता हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से मतलब जुड़ा हुआ है उस प्रॉपर्टी से, ये दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद विद्यमान नहीं है या नहीं रहा है। ऐसी दशा में मैजिस्ट्रेट अपने उस आदेश को रद्द कर देगा और आगे की सारी कार्रवाइयों पर रोक लगा देगा, किंतु उपधारा 1 के अधीन मैजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्द करने के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। दिस ऑर्डर विल बी फाइनल वन। अब सब सेक्शन 6 क्या कहता है कि यदि मैजिस्ट्रेट ये निर्णय करता है कि पक्षकारों में से किसी एक का कब्जा था या उपधारा 4 के परंतुक के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए था, तो वह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के अनुसार बेदखल नहीं कर दिया जाता। ही कैन ओनली बी एविक्टेड और इजेक्टेड इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। केवल कानून के अनुसार ही उसको बेदखल किया जाएगा। आदेश ये जारी कर सकता है जब वो उपधारा 4 के परंतुक के अधीन कार्रवाई करता है, तो उस पक्षकार को जो ज़बरदस्ती सदोष बेकब्जा किया गया है कब्जा लौटा सकता है। अब इसके बाद जो है ना, सब सेक्शन 7 की बात हम करते हैं। सब सेक्शन 7 क्या कहता है? सब सेक्शन 7 कहता है कि जब किसी ऐसी कार्रवाई के पक्षकार की मौत हो जाती है, यानी 2 पार्टियों में से एक आदमी मर जाता है, तो मैजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के जो प्रतिनिधि हैं यानी एलआरज हैं, उनको कार्रवाई में पक्षकार बना सकता है। फिर जांच चालू रखेगा और यदि इस बारे में कोई सवाल पैदा होता है कि मृत पक्षकार का ऐसी कार्रवाई के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सारे व्यक्ति को उस कार्रवाई का पक्षकार बना दिया जाएगा। अब सब सेक्शन 8 क्या कहता है कि जब मैजिस्ट्रेट इस राय का है कि विवाद की विषय वस्तु फसल या अन्य उपज को जो है वो शीघ्र खराब हो सकती है, दैट इज़ सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, तो उसके उचित कस्टडी और सेल का ऑर्डर दे सकता है। और जांच समाप्त होने पर उस फसल का अन्य उपज से जो आमद हुई है उस बारे जैसा भी ठीक समझे उसका निपटान का आदेश दे सकता है कि ये पैसा इतने तक कहाँ रहेगा, किसके पास रहेगा, रिसीवर के पास रहेगा या फला आदमी के पास रहेगा, या आड़ती के पास रहेगा, इट कैन बी। अब अगला इसका 9वां जो सब सेक्शन है वो क्या कहता है कि किसी भी स्टेज पर किसी भी पार्टी की दरखास्त पर किसी गवाह के हाजिर होने और कोई दस्तावेज या चीज़ पेश करने के लिए कह सकता है। क्योंकि ये समरी प्रोसीजर है, तो आखिर तक कोई भी पार्टी जो है दरख्वास्त दे सकती है और किसी भी गवाह को किसी भी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने के लिए बुलाया जा सकता है। अगला 10वां सब सेक्शन है कि इस धारा की किसी भी बात से मैजिस्ट्रेट द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सख्तियाँ सेक्शन 107 में कोई कमी नहीं लाएंगी। यानी 107 जो है अलग से इंडिपेंडेंट सेक्शन है और 145 अलग से है। तो इसके अंदर सब सेक्शन 10 के अंदर ये कहा गया है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी इन डेरोगेशन ऑफ द पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 107 CRPC। अब इसके ऊपर मैं केस लॉ आपको बताना चाहूँगा कि 2008 क्रिमिनल कोर्ट केसेस पेज 28 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा है कि प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 145 CRPC
initiated during pendency of civil suit where a status quo was passed in proceedings. The proceedings under section 145 not maintainable. जब सिविल सूट पेंडिंग था, स्टेटस को का ऑर्डर हो रहा है, तो 145 का मुकदमा पुलिस ने इनिशिएट कर दिया है, प्रोसीडिंग्स कर दी, तो ये प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि सिविल सूट की फाइंडिंग जो है दैट विल प्रिवेल और दैट इज़ बाइंडिंग ऑन द क्रिमिनल कोर्ट, और ये क्रिमिनल कोर्ट है। तो इसके बाद जो है इसी पॉइंट पर दूसरी अथॉरिटी है 2008-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस पेज 63, ये भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की है। तो इस प्रकार से सेक्शन 145 पूरा होता है। अब हम सेक्शन 146 की बात करते हैं। सेक्शन 146 क्या कहता है? यदि 145(1) की इंक्वायरी के पश्चात मैजिस्ट्रेट यह निर्णय करता है कि ये इमरजेंसी केस है, यानी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये इमरजेंसी केस है, तो पक्षकारों में से किसी का कब्जा उस समय नहीं था, ये निष्कर्ष पर भी आ जाता है कि भाई जिस टाइम ये झगड़ा हुआ कोई भी आदमी कब्जे में नहीं था, तो वो अपना समाधान नहीं कर पाता, यानी ये किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता, तो विषय वस्तु को उस समय तक कुर्क कर देता है, जब तक सक्षम न्यायालय से उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय नहीं हो जाता। परंतु यदि मैजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अब शांति भंग होने की भी कोई आशंका नहीं रही, तो वो कुर्की के आदेश को भी वापस ले सकता है। ये 146(1) कहती है। अब 146(2) के अंदर क्या कहा है? जब मैजिस्ट्रेट कुर्की करता है और उस विषय वस्तु बारे सिविल कोर्ट ने कोई रिसीवर अपॉइंट नहीं किया है, तो वह रिसीवर नियुक्त कर सकता है। उस रिसीवर को वो सारी शक्तियाँ होंगी जो CPC में दी गई हैं। रिसीवर का हमने पहले भी चर्चा की, पिछले सेक्शंस में पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 40 ऑर्डर 40 रिसीवर अपॉइंट करने के लिए मतलब प्रोविज़न है, और उस ऑर्डर 40 में रिसीवर की शक्तियाँ दी हुई हैं CPC में। तो वो सारी की सारी शक्तियाँ जो CPC में दी हुई हैं, वो सारी की सारी इस रिसीवर को भी मिल जाएंगी। तो ऑर्डर 40 इसके लिए पढ़ना अनिवार्य है। जब रिसीवर की बात आए तो ऑर्डर 40 CPC पढ़ लें। यदि सिविल कोर्ट बाद में रिसीवर अपॉइंट कर दे, रिसीवर मैजिस्ट्रेट ने भी अपॉइंट कर दिया और बाद में सिविल कोर्ट भी अपॉइंट कर देती है, तो मैजिस्ट्रेट अपने द्वारा अपॉइंट रिसीवर को विषय वस्तु का कब्जा देने का आदेश दे देगा कि आप ये कब्जा उस रिसीवर को दे दें, और अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को डिस्चार्ज कर देगा, यानी उसको उन्मोचित कर देगा। अब 2013-1 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 303 सुप्रीम कोर्ट अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस था। इसके अंदर क्या कहा है कि अटैचमेंट, वन ऑफ द पार्टी इज इन पोजेशन राइटली और रॉन्गली, मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ इमरजेंसी। जब एक पार्टी बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है कि वो एक पार्टी कब्जे में थी, एक पार्टी कब्जे में आ रही है, उसका कब्जा था, तो चाहे कितनी इमरजेंसी है उसको ये ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए। अब 2012 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 309 पंजाब एंड हरियाणा है कि रिसीवर अपॉइंटमेंट, ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर पास्ड बाय ए सिविल कोर्ट हैज़ एन ओवर राइडिंग इफेक्ट। ये बाबा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस के अंदर ऐसा डिसाइड हुआ था। अब सेक्शन 147 की बात मैं करता हूँ। 147 और 145 में थोड़ा सा अंतर है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। 145 था भूमि या जल के कब्जे के बारे, यहाँ पर क्या है, भूमि या जल के उपयोग के बारे में अधिकार से संबंध विवाद जो है उसके ऊपर जो है ये सेक्शन 147 लागू होता है। जब कार्यकारी मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से या अन्य सूचना से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसके क्षेत्राधिकार में किसी जमीन या जल के उपयोग के अधिकार बारे, चाहे वह अधिकार इजमेंट्री राइट के तहत है या किसी अन्य तरीके से है, उस बारे शांति भंग होना संभावित है, तो वह अपनी संतुष्टि पर दोनों पक्षों को अपने न्यायालय में पेश करवाकर दोनों से अपना अपना दावा लिखित पेश करने को कह सकता है। जैसे एक रास्ते के रूप में एक ज़मीन को वर्षों से प्रयोग किया जा रहा है, 20-30 साल से प्रयोग किया जा रहा है, पार्टी को पता लगता है बाद में अचानक
कि यह ज़मीन तो हमारी है और वो उसको रोकता है, दोनों पार्टियों में झगड़ा होने की संभावना होगी। तो ये सेक्शन जो है 147 उपयोग के बारे में है कि वो जगह कैसे उपयोग की जा रही थी, कौन उसका प्रयोग कर रहा था और कैसे कर रहा था। तो इसलिए 145 में 147 में अंतर समझने की कोशिश करें कि वहाँ पर पोजेशन की बात है, यहाँ पर उपयोग की बात है। अब भूमि और जल की जो डेफिनेशन 145(2) में दी गई है, वही डेफिनेशन यहाँ पर भी समझनी है। और वही जो है बिल्डिंग, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप्स, प्रोड्यूस ऑफ लैंड, रेंट एंड प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी बातें इसी तरीके से 145 वाली ही यहाँ पर आपने समझनी है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? पक्षकारों के कथन को पढ़कर ऐसा सबूत लेगा जो वो दे सकते हैं, उस पर विचार करके अपना निर्णय संभव हो तो देगा। इंक्वायरी के लिए 145 की धारा में जो प्रावधान हैं वही लागू होंगे। यानी इंक्वायरी में 145 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, जो बताया गया कि कैसे इंक्वायरी की जाएगी, कैसे समन दिया जाएगा, कैसे आदेश पास करके किसको जो है कम्युनिकेट किया जाएगा और कैसे तामील कराई जाएगी, सेम सिचुएशन विल बी एप्लीकेबल हियर। इसी तरह अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है? यदि मजिस्ट्रेट ये समझता है कि ऐसा अधिकार है तो वह उस अधिकार में हस्तक्षेप प्रोहिबिट कर सकता है, दूसरे को रोक सकता है और दूसरे द्वारा उत्पन्न बाधा को भी हटवा सकता है यदि उसने कोई बाधा पैदा कर दी है। परंतु पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या सूचना जिससे कार्रवाई या इंक्वायरी शुरू हुई उसके 3 माह के अंदर नहीं अधिकार प्रयोग किया एक आदमी ने, या विशेष मौके पर जो करते थे और अंतिम बार उस मौके पर भी नहीं किया, तो ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा। अब सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि जब उपधारा 1 के अधीन की गई कार्रवाई में मजिस्ट्रेट ये समझता है कि इस बार 145 CRPC में कार्रवाई होनी चाहिए, तो वह कारण लिखकर कार्रवाई के इस तरह चालू रख सकता है मानो 145 में ही कर रहा है। जो 145(1) में है, अगर मान लिया कि 147 की कार्रवाई में वो ये मानता है कि इसमें 147 की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, बल्कि ये तो 145 का ही केस था, तो वो इसको 145 में ही कन्वर्ट कर लेगा या ये मान लेगा कि 145 में ही कार्रवाई कर रहा हूँ। अब 148 जो है स्थानीय जांच का है, लोकल इंक्वायरी के। पहले भी हम लोकल इंक्वायरी के बारे में 139 सेक्शन में पढ़ चुके हैं, जिसमें ये कहा गया था कि मजिस्ट्रेट सेक्शन 137 और 138 के को लागू करने के लिए या उसके जांच करने के लिए, उसकी इंक्वायरी के लिए लोकल इंक्वायरी करवा सकता है। और लोकल इंक्वायरी किससे करवा सकता है? कि किसी भी व्यक्ति विशेष से करवा सकता है। यहाँ पर उसकी एक किस्म से कॉपी पेस्ट ही समझिए। वहाँ पर जो है सेक्शन 138 और 137 की बात थी, यहाँ पर सेक्शन 145, 46 और 147 की बात है कि 145, 146 और 147 में लोकल इंक्वायरी करवाने के लिए सेक्शन 148 कम्स इन ऑपरेशन। तो अब सब सेक्शन 2 जो है इसका वही है कि इस व्यक्ति के द्वारा दी गई रिपोर्ट साक्ष्य में पढ़ी जाएगी। अब 147 CRPC के ऊपर कुछ अथॉरिटीज़ हैं, वो मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा 3-4 अथॉरिटी। 147 में राइट ऑफ यूजर के ऊपर जो है 2003 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेज पेज 52 उड़ीसा की अथॉरिटी है, शिब्बा प्रसाद महाराणा वर्सेस ढाडी नायक। उसके अंदर क्या कहा है? राइट ऑफ यूजर मीन्स एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू ए रेकरिंग राइट इन यूज ऑफ द लैंड और वाटर वेदर the right is claimed by a person in possession or not, and such right is not limited to right of easement proper। अब इसी के ऊपर जो है दूसरी स्कोप के ऊपर जो है कि 147 का क्या स्कोप है। 2017 4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 772 पटना, इसके अंदर कहा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैज़ जुरिडिक्शन टू डिसाइड द डिस्प्यूट ऑफ ईजमेंटरी राइट टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ पीस in proceeding under section 147 but not for limited purposes of making order under section 147(3) CRPC। और जो मैंने पहले शिब्बा प्रसाद वाली अथॉरिटी बताई थी, उसके अंदर ये भी हेल्ड किया गया है
कि प्रोविजन ऑफ 147 हैज़ द सेम ऑब्जेक्ट एज दैट ऑफ सेक्शन 145 CRPC. Power conferred on magistrate is intended to preserve public peace and not to determine the right of parties like civil court. तो इस आधार से ये सब मैंने आप लोगों को बताया कि और हमारा ये चैप्टर 10 जो है ख़त्म होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वार्निंग को विराम देता हूँ और आपसे आशा ही नहीं विश्वास है कि अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो आप इसे जो है लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।